मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 28th क्लास है और आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वो क्वेश्चन है जो परसेंटेज में बनते हैं, लेकिन रेशियो से रिलेट करके क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और अगर क्वेश्चन का आंसर देना है जल्दी से जल्दी तो आपको रेशियो यूज करने आना चाहिए। किस तरीके से रेशियो का यूज करते हुए इन परसेंटेज के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। मैं सिखाने वाला हूं, आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। अगर आप पहले से जानते हैं तो यह बेहतर बात है कि मेरे सिखाने से पहले, मेरे बताने से पहले आपका आंसर आ चुका होगा। अगर हम इसको क्वेश्चन वाइज देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो रेशियो का यूज करते हुए, किस तरीके से रेशियो का यूज करते हुए परसेंटेज टर्म्स को रेशियो के टर्म्स में कन्वर्ट करते हुए हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, सीखते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन के थ्रू। और ये जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है, इफ एज इनकम इज 12.5% ऑफ बीज इनकम एंड बी इनकम इज 28% मोर देन सीज इनकम, then by what percentage is C's income more than A's income? क्वेश्चन यह है कि A की आय B की आय का 12.5% है और B की आय C की आय से 28% अधिक है। तो बताओ C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन की बात करें, अगर ये टर्म्स जो दिख रहा है 12.5% जो कि होता है 1/8, अगर ये 12.5% की जगह एक इंटीजर वैल्यू होती तो हम सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया कुछ और भी बदल सकते थे। क्यों हम ऐसा कर सकते थे? क्यों कर सकते थे? क्योंकि परसेंटेज अगर आपका इंटीजर में होता है तो उसमें 100 के अकॉर्डिंग सोचना सुटेबल हो जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन में 100 के अकॉर्डिंग सोचना सुटेबल होगा, वो क्वेश्चन में जो दी गई है वैल्यू उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा आपको। तो जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें और ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए, बी और सी की इनकम का रिलेशन दिया गया है परसेंटेज से रिलेट करके, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि सी और ए के बीच में जो रिलेशन है, मतलब सी ए से कितना परसेंट अधिक अर्निंग करता है, आय उसकी अधिक कितना है, ये बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के देखें, ध्यान से समझें, तो ए, बी और सी की बात की गई है। तो अब कभी कभी क्या करते हैं कि हम बिना रेशियो का भी क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। हम यहां पर रेशियो नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर ये नहीं बताऊंगा कि ए बी का रेशियो ये है और बी सी का रेशियो ये है, तो ए बी सी का क्या रेशियो होगा। अगर जरूरत पड़ी तो बताऊंगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो बताने की जरूरत जब है ही नहीं, जब क्वेश्चन में यूज नहीं है तो अभी बताने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी, जरूरत अधिकतर इसके पड़ती कब है, जब हम पढ़ेंगे, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी अधिकतर, तो हम लोग वहां देखेंगे। और अगर बीच में कहीं पर भी यहां पर यूज होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करना है रेशियो रिलेट, ए बी और बी सी का रेशियो दिया हो तो। फिलहाल इफ एज इनकम इज 12.5% ऑफ बी इनकम, अगर आपको यह बात पता है पहले से तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि 12.5% कितना होता है 1/8। अब आपसे यह बोला जा रहा है कि ए की जो आय है वो बी की आय का 12.5% है। 12.5% है मतलब जितना भी बी होगा, बी जितना होगा, ए जो होगा उसका 1/8 होगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है। पहले पॉइंट एकदम बेसिक पॉइंट की बात कर रहा हूं, बेसिक पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आंसर निकालना अलग, कैसे तुरंत आंसर आ जाएगा, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे बोला गया और बी की इनकम 28% अधिक है सी की इनकम से। अगर बी की इनकम सी की इनकम से 28% अधिक है तो या तो आप रेशियो टर्म्स में जाओ, तो 28% को क्या लिखते हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं। 28% को हम लोग लिखते हैं 7/25, 28/100 अगर आप देखें तो यह होता है 7/25। तो बोला गया है कि जो बी की इनकम है वो अधिक है, कितना अधिक है, 7/25। किससे अधिक है, सी की इनकम से। और अगर सी की इनकम से अधिक है 7/25, यानी कि हम कह सकते हैं कि सी की इनकम को 25 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उससे 7 अधिक, यानी 25 + 7
32 है कौन? बी। अगर सी 25 होगा तो बी 32 होगा, सी 25 होगा तो बी 32 होगा। अगर रेशियो में कन्वर्ट करके देखते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 28%, 28/100, 28/100 यानी 7/25, 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा। तो अगर आपसे बोला गया कि बी सी से 7/25 अधिक है, 28% अधिक है, मतलब 7/25 अधिक है, तो 25 से 7 भाग अधिक आपका 32 हो गया। और ये रेशियो रिलेट करना किस तरीके से, ये हम लोग पहले की क्लास में सीख चुके हैं, तो ज्यादा उस पर डिस्कस न करेंगे। तो आपका आ गया कि अगर ये C 25 होगा तो B 32 होगा, और A जो है वो 1/8 है B का, तो B 32 है, 32 का 1/8 निकालें तो कितना आता है? 4, यानी A कितना आ गया? 4। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बताइए C का जो आय है वो A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब आप यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो C की आय है वो A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली बात तो ये कि C की आय A की आय से कितना अधिक है? 21 अधिक है। किससे अधिक है? A से, यानी 4 से। कितना परसेंट है? इंटू 100। और अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 4 से 25 इंटू 25, 525%। कैलकुलेट करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कि सी की आय ए की आय से 525% अधिक है। देखिए, अब अगर क्वेश्चन को करने की बात की जाए कि अगर ये 100 होगा तो ये 128 होगा, 128 से 12.5% यानी 1/8, तो ये वैल्यू आएगी। तो जब हमें पता है कि रेशियो थोड़ा बहुत हम लोग सीख चुके हैं, आप सीख चुके हैं, मुझे पता है कि आप सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं तो सीखने का प्रयास करिए, रेशियो का यूज करना स्टार्ट करिए, यही बेहतर काम करेगा क्वेश्चन को आसान करने में। इसलिए आपको रेशियो यूज करना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखते हैं तो आपका आंसर तो निकलेगा लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मेरी राय आपके लिए यही है कि आप रेशियो थोड़ा सा यूज करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक यूज नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्ट करिए, सीखिए, आप सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर जो दिख रहा है कुछ इस तरीके से, तो आपको परसेंटेज टेबल आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो उसे याद करिए। याद करने का मतलब है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करिए, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ बी इज 14.28% मोर देन दैट ऑफ ए, द सैलरी ऑफ सी इज 12.5% लेस देन दैट ऑफ बी, द सैलरी ऑफ डी इज 6.67% more than the total salary of A and B together, then the salary of D is how much percent of the salary of B। क्वेश्चन क्या है कि अगर B की आय A की आय से 14.28% अधिक है और C की आय B की आय से 12.5% कम है, जबकि D की आय ए और बी की आय मिलाकर जितना होगी उससे 6.67% अधिक है, तो बताइए डी की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। देखिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, बस लंबी कहानी देखने को मिल सकती है यहां पर। हाँ, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि परसेंटेज टेबल धीरे धीरे अपने माइंड में सेट कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो करिए उसे। तो यहां पर एक तो बात की गई है 14.28%, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 14.28% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है? 1/7। और 12.5% की बात की गई है, 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है? 1/8। और बात की गई है 6.67%, तो 6.67% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है? 1/15। तो ये तीनों पॉइंट आपका जो फ्रैक्शन का पार्ट है, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी, वो ऐसी खतरनाक दिखेगी कि आपको दिक्कत महसूस होगी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब क्वेश्चन आप करते हैं तो जो परसेंटेज टेबल आपका क्वेश्चन में यूज होता रहता है, धीरे धीरे उस क्वेश्चन वाइज ही प्रैक्टिस करते करते अपने दिमाग में बैठाते रहिए। अब आपसे बोला गया, यहां पर 4 लोगों की बात की गई है, ए बी सी डी। अगर आपको रेशियो निकालने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर क्वेश्चन बिना रेशियो का जो मेथड होता है कि ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो और ये सी डी का रेशियो है, तो ए बी सी डी का रेशियो
क्या होगा अगर उसका बिना यूज किए हुए, मतलब उसको किस तरीके से रिलेट करते हैं, अगर उसको यूज नहीं करना है क्वेश्चन में तो जबरदस्ती क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए हम वो तरीका अप्लाई नहीं करेंगे। जब आसानी से क्वेश्चन हो जाता है तो हमें वो सब यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अगर आपसे बोला गया है कि द सैलरी ऑफ बी इज 14.28% मोर देन दैट ऑफ ए, बी की सैलरी कितना अधिक है ए से, तो 1/7 अधिक है। अच्छा, छोटा सा पॉइंट है कि 1/7 अधिक की बात करें, 1/7 का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि 1/7 का मतलब होता है टोटल 7 भाग में डिवाइड करो 1 भाग, यानी 1/7 का मतलब है टोटल 7 पार्ट्स में से 1 पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो बोला गया कि बी की सैलरी ए की आय से 1/7 अधिक है। किससे अधिक है? ए से, यानी 1 से अगर 1/7 अधिक है तो आप ये कह पाएंगे कि बी की जो सैलरी है वो अधिक है। कितना अधिक है? 1/7 अधिक है। किससे अधिक है? ए से, यानी ए की सैलरी को 7 पार्ट में डिवाइड करो तो 1 अधिक, यानी बी की आय कितनी होगी? 8 हो जाएगी। अच्छा, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आप आइए दूसरे क्वेश्चन के जो दूसरा इंफॉर्मेशन उस पे आइए। बोला गया कि द सैलरी ऑफ सी इज 12.5% लेस देन दैट ऑफ बी। जो आय है सी की वो 12.5%, यानी कि 1/8 कम है किससे? बी की सैलरी से। तो बी तो 8 है। अब बताइए, बी अगर 8 हमें पहले ही पता चल चुका है, उससे 1/8 यानी 1 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये डायरेक्टली अगर आपका क्वेश्चन में निकल के आ जा रहा है तो हम लोग रेशियो वाला मेथड यूज नहीं करने जाएंगे, लेंथी क्वेश्चन को नहीं बनाने जाएंगे। तो बोला गया है कि जो सी की सैलरी है वो बी की सैलरी से कम कितना है? 1/8। 1/8 कम है 12.5%। 1/8 किससे? बी से, यानी बी अगर आप 8 लिख चुके हैं तो उसका 1/8 इंटीजर में आता है, तो हमने सीधा कैलकुलेट करके सीधी वैल्यू लिख दी कि 1/8 ऑफ 8 दैट विल बी 1 लेस किया 8 से, तो बचा कितना? 7। अब आगे बोला गया द सैलरी ऑफ डी इज 6.67% मोर देन द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, अब आपसे बोला गया कि ए और बी की सैलरी मिला करके जितना होगी, मिला करके कितना होगी? 8 और 7 15। तो बी की जो डी की जो सैलरी है, ए और बी की जो सैलरी मिला करके होगी उससे ए और बी की सैलरी जो मिला करके होगी उससे 6.67%, 6.67% अधिक है। 6.67% मतलब 1/15 अधिक है। किससे? ए और बी की जो सैलरी मिला के होगी, तो 8 + 7 15, और 15 का 1/15 कितना आता है? 1 अधिक है, यानी 8 7 15 से 1 अधिक है, तो कितना लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं 16। अच्छा, यहां पर आपका डायरेक्टली 15 का अगर 1/15 निकालते हैं तो इंटीजर में आ रहा है, तो फिर हम क्वेश्चन को लेंथी बनाने की कोशिश में नहीं जुट जाएंगे कि क्वेश्चन को लेंथी बनाएं। लेंथी बनाने का मतलब है कि वो आप रेशियो दिमाग में कुछ जो सीखा है वो आप हर जगह वो रेशियो यूज करना स्टार्ट कर दो कि अच्छा ये दिया है तो ये, और ये दिया है तो ये लॉजिक यूज तब किया जाता है जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो, आसान रास्ता ना हो, तब हम टफ रास्ते की बात करेंगे। फिलहाल यहां पर आपका डायरेक्टली रिलेशन आ चुका है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं और एकदम इंटीजर में वैल्यू सब कैलकुलेट हो करके ABCD के बीच में रिलेशन आ चुका है, रेशियो आ चुका है। अब बोला गया है तो देन द सैलरी ऑफ D इज हाउ मच % ऑफ द सैलरी ऑफ B। जो D की आय है वो B की आय का कितना प्रतिशत है? मतलब ये नहीं बोला गया है कि डी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, और आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो पीछे की वीडियो जाकर के देखिए, सब कुछ मैंने बड़े अच्छे तरीके से बेसिक पॉइंट समझाया है। तो डी की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? डी की आय मतलब 16, कितना प्रतिशत है? यानी इंटू 100। किसका? बी की आय का, यानी 8 का। तो कितना परसेंट रिजल्ट निकल के आया? तो आप कैलकुलेट करके देखिए 200%। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपके क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपका सोचने का नजरिया बदलता है, और सोचने का नजरिया बदलना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ये परसेंटेज टेबल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट दिखेंगे, तो वो आपको सीधा सीधा दिमाग में क्लिक करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है In an examination, A obtained 25% more marks than B. B obtained 11.11% less marks than C, and C obtained 28% less marks than D.
If A obtained 52 more marks than C, then the marks obtained by B is। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में A B से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है और B C से 11.11% कम अंक प्राप्त करता है। C, उसके बाद आगे बोला गया है B, ये तो हो गया ना कि B C से 11.11% कम अंक प्राप्त करता है और C D से 28% कम अंक प्राप्त करता है। अगर A 52 अंक प्राप्त करता है तो अगर A C से 52 अंक अधिक प्राप्त करता है तो बताओ B ने कितना अंक प्राप्त किया था। अच्छा, यहां पर जो परसेंटेज टेबल की बात करें, अगर वो परसेंटेज टेबल आपको अच्छे से आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे अगर हम बात करें यहां पर ABCD के बीच में जो रिलेशन दिया गया है, यहां पर भी ABCD है, ABCD लोग हैं, इसमें मार्क्स है, तो मार्क्स हो, सैलरी हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो परसेंटेज से रिलेट करके क्वेश्चन पर मतलब रेशियो से रिलेट करके जो क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं, उनको सोचने का तरीका, थोड़ा सा फ्रैक्शन का पार्ट सोचने का तरीका अच्छा हो तो आसान हो जाता है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको उस लेवल पे पहुंचा देगी जहां पर आपको अपनी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहीं पर आपकी दिक्कत आएगी। तो ये आपका 25% को लिखा जाता है 1/4, ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं। और इसके बाद 11.11% कितना होता है फ्रैक्शन में, अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो मैंने लिख दिया 11.11%, 1/9। उसके बाद 28% क्या होता है, तो 28% आपका होता है 7/25। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था, 28/100 करके देख लेना, 7/25 होता है। तो अब आपसे बोला गया है कि जो इन एन एग्जामिनेशन A obtained 25% more marks than B and B obtained 11.11% less marks than C। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है यहां पर दिखाई दे रहा है, अब ऐसा तो क्वेश्चन है नहीं, जरूरी नहीं कि हम डायरेक्टली सारा चीज रेशियो से डायरेक्टली दिखे, कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिखता है, लेकिन उसे कैसे रिलेट करना होता है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए। अगर एक की मतलब A को जो मार्क्स मिला वो B से 25% अधिक मिला है, तो अगर A को 25% अधिक मिला है, 1/4 अधिक मिला है किससे, A से, अगर B को जो मार्क्स मिला है वो कितना अधिक मिला है, 1/4 अधिक मिला है, किससे अधिक मिला है, A से, यानी A को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1 अधिक होगा, B को मिला मार्क्स यानी 5। अगर A को 4 मार्क्स मिलता है तो B को 1 अधिक यानी 5 मार्क्स मिलेगा। B obtained 11.11% लेस मार्क्स देन C, और B को जो मार्क्स मिला है वो C से 1/9 कम मिला है। अच्छा, 1/9 कम मिला है, तो जो B को मार्क्स मिला है वो C से कम मिला है, कितना, 1/9। तो पॉइंट ध्यान रखना, B को जो मार्क्स मिला है वो C से 1/9 कम मिला है। यहां पर तो डायरेक्टली कैलकुलेट भी नहीं हो पा रहा है और डायरेक्टली 1/9, 9 से 1 गया तो बचना चाहिए 8, यहां पर 5 है, तो आप इसको डायरेक्टली मत देखो, आप पहले लिखो। अगर लिखने के बाद समझ में आता है कि हमें रेशियो का वो मेथड जिसमें AB का रेशियो, BC का रेशियो, CD का रेशियो दिया हुआ है, तो ABCD का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपसे, बोला गया कि B को जो मार्क्स हैं वो C के मार्क्स से 11.11% कम है, यानी 1/9 कम है। 1/9 मतलब C के मार्क्स को, मतलब C को 9 मार्क्स मिले तो 1 कम मिलेंगे, इसको कितना मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अगर हम देखें कि B obtained, अगर मैं फिर से देखूं A obtained 25% मोर मार्क्स देन B, यहां पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है। क्या गलत लिखा है, क्योंकि A को जो मार्क्स मिले हैं वो B से 25%, ये उल्टा लिखा है, मैंने फिर से लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि A को जो मार्क्स मिले हैं वो B से, इधर आपका गलत लिखा था, वो मैं फिर से सुधार दे रहा हूं, कहां गलती हुई थी वो मैंने अभी तो समझ लिया। A को मार्क्स जो मिला वो 25% अधिक अंक मिला है, 1/4 अधिक मिला है, किससे अधिक मिला है, B से। मैंने उल्टा सोच लिया था कि B को A से अधिक मिला है, बट क्वेश्चन में लिखा गया A को अधिक मिला है, कितना, 1/4 B से, यानी B को 4 भाग में डिवाइड करें तो 1 अधिक कितना होगा,
5 हो जाएगा। और फिर बी को भी जो मार्क्स मिला है 11.11% यानी 1/9 कम मिला है किससे, सी से। अब ध्यान से पढ़ूंगा मैं, सी से 1/9 कम मिला है, यानी इसको 9 भाग में डिवाइड करो तो एक कम मिला, कितना मिला, 8 मिला। इनके बीच में रेशियो 8:9, इनके बीच में रेशियो 5:4। और सी का डी के साथ रेशियो दिया गया कि बोला गया है एंड सी ऑब्टेन 28% लेस मार्क्स देन डी, और सी को डी से 28% कम मिला है। 28% मतलब 7/25 कम मिला या अधिक, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कम मिला। यानी अगर डी को जो मार्क्स मिलेंगे वो 25 मिलेंगे तो सी को मिलेंगे उससे 25 से 7 कम, यानी डी को अगर 25 मार्क्स मिले होंगे तो उससे 7 कम करें तो कितना आता है, 18 मार्क्स मिले होंगे। अच्छा, अगर आप यहां पर रिलेट करो, थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर आप ध्यान से समझे तो ये पूरा आपका वो मेथड यूज करने की जरूरत नहीं। ये 2 प्लेस खाली पड़े हैं, यहां पर खाली पड़ा है, यहां पर खाली पड़ा है, यहां पर, तो कुछ लॉजिक होता है कि जिस संख्या के बाद, जिस अंक के बाद, जिस नंबर के बाद ये दोनों अंक खाली पड़े हैं ना, वही अंक इन दोनों में भर देते हैं। यहां पर ये किसके बाद बचे हैं 2 प्लेस खाली, 4 के, तो यहां पे 4, यहां पर भी 4 लिख देंगे। और ये किसके बाद है 9 के, तो 9 यहां लिख देंगे। और ये किसके पहले खाली पड़े हैं 8 के, यानी ये 8 लिखा जाएगा। और ये किसके पहले है 18 के, तो 18 एंड 18 लिखा जाएगा। और सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो ABCD का रेशियो आ जाता है। लेकिन मैं वो मेथड यूज तब करूंगा जब हमारी मजबूरी हो जाए और कोई तरीका ना रहे, तब हम उस तरीके को पूरा लिख करके भर करके फिर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। लेकिन जब आपका आसान हो जाता है क्वेश्चन आपके थोड़े से एक अलग सोचने से, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। और करने का तरीका सिंपल सा आप समझिए, अगर ये 25 होगा तो 18 होगा, यानी अगर ये 18 होगा तो ये 25 होगा। ये 25 कब होगा, जब ये 18 होगा। और ये 8 कब होगा, जब ये 9 होगा। और रेशियो के पार्ट पे हमें पता है कि ये 9 है तो ये 8 होगा। अगर ये मैं कहता हूं 9 नहीं 90 हो, 10 गुना हो, तो ये भी 10 गुना करना पड़ेगा। तो अगर ये 25 है और ये 18 है, ये 18 जो है इसका डबल है ना, तो मैं कहता हूं कि अगर इसको डबल करेंगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में जो रेशियो है वो चेंज ना हो। तो रेशियो में अगर किसी एक टर्म्स को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, सारे टर्म्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बीच में रेशियो दिया गया है। आप ये मत कहना कि 2 मल्टीप्लाई तो सबसे करेंगे, सबसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहां रेशियो इन दोनों के बीच में है। तो हम कहेंगे कि अगर ये 25 होगा तो ये 18 होगा, और ये 18 होगा, 18 का मतलब डबल कर दिया तो ये भी डबल किया, तो 18 ये अगर ये होगा तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 16। अच्छा, अगर ये पॉइंट ध्यान से समझना कि अगर यहां से रिलेट करके देखें, अब ये तो कहानी खत्म। अब देख सकते हैं कि D25 होगा। अगर D25 होगा तो C कितना होगा 18, और C 18 होगा तो B कितना होगा 16, और B 16 होगा तो A कितना होगा। ये डायरेक्टली चारों रिलेट हो जाएंगे, लेकिन आपको रिलेट करना पड़ेगा। यहां भी डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर मैं कहता हूं 4 होगा तो ये 5 होगा, मैं कहता हूं 4 का डबल ये 8 होगा तो ये कितना होगा, 5 का डबल 10 होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर कि ये इसका कितने गुना है, 4 गुना, इंटू 4 किया है, तो यहां पर भी इंटू 4 कर दें तो डायरेक्टली आपका रिलेशन आ जाएगा कि ABCD का रेशियो क्या है। तो ABCD का रेशियो यहां पर दिख गया कि ABCD का रेशियो आ रहा है 20, 16, 18, 25। अच्छा, अब अगर आप इसके बाद देखें, मैंने कहा था, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, जब तक हमें जरूरत न पड़ जाए एकदम कि नहीं हमें वो तरीका जो रेशियो में पढ़ते हैं, AB का रेशियो दिया हो, BC का रेशियो दिया हो, और CD का रेशियो दिया हो, और ABCD का रेशियो निकालना हो, तो जब तक जरूरत नहीं हो तब तक हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। फिलहाल जरूरत नहीं है, और अगर नहीं भी जरूरत पड़ेगी तो रेशियो में तो जरूर यूज करके मैं दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल आइए कि ABCD का रेशियो ये हो गया, जो मार्क्स मिले ABCD को वो इस रेशियो में मिले हैं। मतलब A को अगर 20 अंक मिलेगा तो B को 16 अंक मिलेगा, C को 18 अंक मिलेगा, और D को 25 अंक मिलेगा। लेकिन ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करते हैं। बोला गया है कि A ऑब्टेन 52 मार्क्स मोर देन C। अगर A को C से 52 अंक अधिक मिले हैं, तो बताइए A को C से यहां पर कितने अधिक मिले हैं, तो आप कह पाएंगे यहां पर मिले हैं 2 अधिक। A को C से कितना अधिक अंक मिले हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 अधिक मिले हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 52 अंक अधिक मिले हैं। यानी एक रेशियो की वैल्यू जो होगी वो कितने की वैल्यू होगी, एक रेशियो की वैल्यू होगी वो 26 मार्क्स के बराबर आ जाएगी। कैसे आई, 2 से डिवाइड किया। तो बताना यह है कि B को कितना अंक मिला, B को अंक मिला यानी 16 की वैल्यू बतानी है, तो 16 इंटू कितना 26, क्योंकि एक रेशियो 26 अंक के बराबर है, तो इसको रेशियो के अकॉर्डिंग 16 मिला है, तो 16 इंटू 26,
यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 400 समथिंग आएगा, 416। अगर मैं मल्टीप्लाई करके भी देख लूं तो 416 अंक आना चाहिए, 320, ठीक है 416। तो अब आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया कि हाँ बी को कितना अंक मिला, तो आप बता पाएंगे कि नहीं 416 अंक मिला है। मैक्सिमम मार्क्स कितना था मैं तो इसकी बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसा रिलेशन दिया ही नहीं गया है मैक्सिमम मार्क्स के बारे में, और ना पूछा गया है यहां पर, तो यहां पर उसकी बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे है। It is compulsory to get 40% marks to pass if A gets 20% less marks compared to pass marks. B gets 12.5% more marks than A and C get than A, 12.5% more than A, and C get 41 whole 3 by 17% less marks than the total marks of A and B. Then find the percentage marks of C. अच्छा, ये क्वेश्चन है कि ये अनिवार्य है कि पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ए को पासिंग मार्क्स से 20% कम अंक प्राप्त हुए, जबकि बी को ए को जितने अंक प्राप्त हुए थे उससे 12.5% अधिक अंक प्राप्त हुए। अगर सी को 41 से 3/17% कम अंक प्राप्त हुए जो कि ए और बी को प्राप्त हुए थे मिलाकर उससे, तो बताइए सी को कितने अंक प्राप्त हुए। अच्छा, अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, रिलेट आपको रेशियो के अकॉर्डिंग ही करना है। जो क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो रेशियो से रिलेट कर करके आपको आंसर निकालना है। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर 40% की बात करें तो 40% में तो सोचना नहीं है, 20% की बात करें ज्यादा तो इनमें सोचना नहीं है, तो इनमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत आती है यहां पर मैंने जो लिखा है 41 सहित 3/17% को थोड़ा प्लस करके लिख दिया है, तो वो आप देख लेना। ये आपका वैल्यू दिया गया है 41 प्लस 3/17 मतलब 41 सहित 3/17%। इसको 41 होल 3 बाई 17% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं वो पहले हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। अगर आप इसको देखें तो 17 4 जा 68 यानी 680 प्लस 17 प्लस 3 यानी 700 आ जाएगा। अगर आप देखें तो यही तो करेंगे ना, 41 इंटू 17 और प्लस 3 अपान 17 इंटू 100, तो ये आ गया 700 अपान 1700। मतलब आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो 7/17 आ रहा है। तो ये पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना है, जब ऐसी वैल्यू आती है ना तो कहीं ना कहीं वो रेशियो के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद आपको, तो वो आपको यूज करना होगा। जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो और आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब वैल्यू दी जाती है ना तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप आइए क्वेश्चन को देखिए, इट इज कंपल्सरी टू गेट 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। मतलब ये कहा गया है कि पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो पासिंग मार्क्स आपको दिया गया है। पासिंग मार्क्स कितना दिया गया है, कंपल्सरी है 40% प्राप्त करना, यानी मैं जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है। उसके बाद बोला गया कि ए को जो मिला वो 20% लेस मार्क्स, 20% मतलब 1/5, 20% लेस मार्क्स कंपेयर टू पास मार्क्स। यानी पास मार्क्स कितना है अभी आपको बताया गया है 40%, यानी 40% का 1/5 निकालें तो 8, यानी 40% का 20% कम कर दो यानी 8 कम कर दो तो बचा कितना 32। यानी ए को कितना मार्क्स मिला है, कितना परसेंट मार्क्स मिला है, पासिंग मार्क्स था 40%, ए को जो मार्क्स मिला, जो पासिंग मार्क्स था उससे 20% कम, 20% कम, 20% मतलब 1/5 और 40% का 1/5 कितना आता है 8 कम कर दिया 40 से 32% मार्क्स मिले हैं किसको, ए को। अच्छा, उसके बाद बोला गया है कि जो बी को मार्क्स मिला है वो कितना मिला है, बी को मार्क्स मिला है यहां पर 40 20 अच्छा 12.5%। तो ये आपको पता है कि 12.5% कितना होता है 1/8 होता है। तो जो बी को मार्क्स मिला है वो अधिक मिला है 1/8। किससे अधिक मिला है, ए से। ए से अधिक मिला है, ए से, यानी 32%। 32% का 1/8 निकालें, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
less marks compared to pass marks. B gets 12.5% more than A. अच्छा, मोर देन ए 12.5%, 8 से डिवाइड किया 4% आ गया। अगर आप कैलकुलेट कर पाते तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो जो बी को मार्क्स मिला वो 12.5% अधिक मिला है, 1/8 अधिक मिला है किससे, ए से, यानी 4% अधिक है इसके कंपेयर में। तो 32 4 36% आपका यहां पर निकल के रिजल्ट आ गया कि बी को मार्क्स कितना मिला है, टोटल जितने भी मार्क्स का पेपर था उसका 36%, ए को कितना मिला है 32%। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। और जो सी को मार्क्स मिला है, सी गेट 41 होल 3/17%, यानी 7/17 कम किससे, टोटल मार्क्स ए एंड बी टुगेदर। ए और बी को जो मिला के मार्क्स मिलता है, सी को इन दोनों के मार्क्स जो मिला करके मिलता है उससे कम मिला है कितना, 7/17। 7/17 कम मिला है किससे, जो ए और बी दोनों को मिला करके मिलता है मार्क्स उससे। तो आप बताइए ए और बी को मिला के कितना हुआ, तो आप ऐड कर लेकर के देखिए 68% हुआ, दोनों को जोड़िए 68%, उससे 7/17 कम मिला है, यानी 7/17 कम मिला है तो 10/17 मिला है। अगर आप ये सोच पाते तो और बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूं। 17 से 4 यानी 28 कम कर दो तो 68 से 28 कम किया तो कितना आ गया, यहां पर सी को मार्क्स जो मिला है वो 40% मार्क्स मिला है। और आपसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, तो बोला गया देन फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑफ सी। तो ये तो सीधा सीधा आंसर ही निकल आया, इसमें और कुछ रिलेट करने की जरूरत रह नहीं गई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कुछ चीजें आपको याद है तो ठीक, अब ऐसी वैल्यू थोड़े ना याद करने बैठेंगे, तो ये वैल्यू करने के जो तरीका है, जो बेसिक तरीका है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके तुरंत इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, ताकि हमें सोचने में, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और ये तरीका आपने सीखा है नहीं सीखा है तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता भी दिया है कि किस तरीके से करते हैं। 17 × 41 + 3 और डिवाइडेड बाई 17, और परसेंटेज की वजह से 100 नीचे जाता है, कैलकुलेट करने पर आपका रिजल्ट आता है कि फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास में हम लोग कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो रेशियो से रिलेटेड के बन रहे हैं, लेकिन रेशियो का जो मेथड है, जो रेशियो में सीखते हैं कि AB का रेशियो दिया है, BC का रेशियो दिया है और CD का जो रेशियो दिया उसके अकॉर्डिंग ABCD में क्या रेशियो होता है, तो वो सब तरीके ना अप्लाई करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को उनके अलावा भी किया जा सकता है, अगर आवश्यकता ना हो तो न यूज करें। तो क्वेश्चन अगला जो है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, ए स्टूडेंट गेट्स 28 marks more in Hindi than what she got in English. Her English marks are 45% of the sum of her Hindi and English marks. What are her Hindi marks? एक विद्यार्थी को इंग्लिश से हिंदी में 28 अंक अधिक मिले। सॉरी, ये गलत मैं बोल गया। क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट को इंग्लिश में जितने अंक प्राप्त होते हैं उससे 28 अंक अधिक प्राप्त होते हैं हिंदी में। अगर उसका इंग्लिश में अंक हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर के अंकों का 45% है, तो बताइए उसका हिंदी का अंक कितना है। तो बताइए उसका हिंदी का अंक कितना है। तो यहां पर दो सब्जेक्ट की बात की गई है, और कौन से दो सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी है और दूसरा पार्ट इंग्लिश है। और आपसे बोला गया है कि हिंदी और इंग्लिश में रिलेशन ये दिया गया, एक तो हो गया पार्ट हिंदी और दूसरा पार्ट बात की गई, दूसरा सब्जेक्ट बोला गया इंग्लिश, और इनमें मार्क्स में रिलेशन दिया गया कि ए स्टूडेंट गेट 28 मार्क्स मोर इन हिंदी देन इंग्लिश। अच्छा, जो मार्क्स मिले हैं हिंदी में वो अधिक हैं, कितना अधिक है, 28 अंक अधिक हैं किससे, जो इंग्लिश में मार्क्स मिलेंगे उससे। तो जो भी इंग्लिश में मार्क्स मिलेंगे हिंदी में उससे 28 अंक अधिक अंक मिले हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आगे जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि बोला गया है हर इंग्लिश मार्क्स आर 45% ऑफ द सम ऑफ हर हिंदी एंड इंग्लिश मार्क्स टुगेदर, यानी हिंदी और इंग्लिश मार्क्स दोनों मिलाकर के जितना होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मार्क्स मिलाकर के जितना होंगे, इंग्लिश में उसका 45%, यानी अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 45। अगर आप 45% को लिख पाते हैं कि कितना लिखा जाता है 9/20, तो आपके लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप यहां से भी देखें तो भी आपका आ जाएगा हिंदी प्लस इंग्लिश अगर है 100 तो उसका 45% मतलब 100 है, तो ये 45, तो बाकी मतलब मैं कह सकता हूं
इंग्लिश में 45 आ गया, तो हिंदी कितना रहा होगा, 55 रहा होगा। 100 में से 45 माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, अगर आपको पता है 45% को 9/20 लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके अगर 20 है, दोनों मिला करके अगर 20 है, तो उसमें से इंग्लिश में कितना मिले हैं, 9/20 ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी इंग्लिश टुगेदर। यानी 9/20 किसका, हिंदी और इंग्लिश में जो मिला करके होगा उसका, यानी हिंदी और इंग्लिश का दोनों मिला करके दो मार्क्स अगर हम मानते हैं कि 20 है, तो उसमें इंग्लिश में कितना होंगे, 9। तो यहां पर छोटा सा पॉइंट है, अगर आप ध्यान से समझे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं कि रेशियो का यूज करना स्टार्ट करिए। अगर आपका 100 के अकॉर्डिंग आसान लगता है तो अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में 100 के अकॉर्डिंग भी सोचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रेशियो के अकॉर्डिंग ही सोचने की बात कर रहा हूं। तो 20 अगर दोनों मिला के होगा तो उसका 9/20 मतलब दोनों का मार्क्स मिला के 20 होगा, तो इंग्लिश में कितना मिला, 9। अच्छा, अगर दोनों का मिला के 20 होगा, इंग्लिश में 9 मिला, तो 9 अगर 20 में से 9 इसमें है, तो इसको कितना मिला होगा हिंदी में, तो हम कह सकते हैं 20 - 9 11। अच्छा, आपको यह भी दिया गया है कि हिंदी में जो अंक मिले हैं वो इंग्लिश के कंपेयर में 28 अंक अधिक मिले हैं। रेशियो के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि कितना अधिक मिले हैं। तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें आप यहां पर, तो रेशियो के अकॉर्डिंग 2 रेशियो अधिक मिले हैं, और अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो 28 अंक अधिक मिले हैं। यानी 2 रेशियो की वैल्यू जो होगी वो 28 मार्क्स के बराबर होगी। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड किया तो 14 मार्क्स, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 14 मार्क्स के बराबर है। तो हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए ये आपसे पूछा गया। तो अगर 1 रेशियो 14 मार्क्स है, हिंदी में कितना है रेशियो 11 इंटू 14, तो 154 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 154 मार्क्स जो भी है, जो भी एग्जाम दे रहा था, जिसके बारे में बात करें, जिस लड़की के बारे में बात की गई है, उसको कितना अंक मिले हैं हिंदी में, तो उसका आंसर हो जाएगा 154 मार्क्स हिंदी में उसे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसे है, ये अब आसान है या टफ है उसका मतलब नहीं है, मतलब यह है कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। आसान टफ की बात हम यहां नहीं करेंगे, क्योंकि आसान या टफ तो वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। नॉलेज का मतलब है कि आप कितना मन से पढ़े चुके हैं और क्या क्या आपको समझ में आ चुका है। जब कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ समझा ही नहीं आज तक, तो फिर वो तो हर एक क्वेश्चन ही टफ होगा। चलिए, क्वेश्चन है, A is 52% लेस देन B and C is 75% of the difference between A and B. C is what percent less than A? A B से 52% कम है। C A और B के डिफरेंस का 75% है। क्वेश्चन यह है कि C A और B के अंतर का 75% है, तो बताओ C A से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि 2-3 लाइन में जो है, 3-4 लाइन जो भी दिख रही है, बहुत छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए हो सकता है लगे कि आसान है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आसान लगता है तो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में न ले जाएं। अपने आप को जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब आप क्वेश्चन छोटा दिखता है, जब क्वेश्चन आसान दिखता है, तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और स्पीड इतना बढ़ जाती है कि हम भूल जाते हैं कि गलतियां छोटी भी अगर हो जाएं तो वो दिमाग में आती नहीं। माइंड जो होता है ना, वो अपनी कैलकुलेशन को ही नहीं समझ पाता कि इतना फास्ट कैसे, वो माइंड बहुत तेजी से काम करता है उन क्वेश्चन में जो कि आपने पढ़ा है अच्छे से और बहुत आसान लगते हैं। बहुत आसान जो क्वेश्चन लगते हैं उसमें गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन टफ होते हैं वहां पर बड़े ही इत्मीनान से, प्यार से एक एक कदम फूक कर रखते हैं कैलकुलेशन में। लेकिन जो क्वेश्चन आसान दिखते हैं वहां हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है कि क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो वहां पर ज्यादा दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन ज्यादा आसान दिखे तो एक बार जरूर ध्यान से पढ़िए, ऐसा मत करिए कि हवा में उड़ा दीजिए। ये दिक्कत आ सकती है, एग्जाम हॉल में गलत हो सकता है क्वेश्चन, और होते हैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, जहां क्वेश्चन आसान दिखता है वहां पर आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके कॉन्फिडेंस पे हावी हो जाता है और कैलकुलेशन गलत कर बैठते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। पॉइंट क्या है कि जब क्वेश्चन ज्यादा आसान दिखे तो उसे इतना स्पीड में मत पढ़ दीजिए कि आपने पढ़ा ही नहीं ध्यान से। क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, अब पता चला कि ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ा था लेकिन
आपने क्या किया कि इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, कुछ हो सकता है पॉइंट अलग दिया गया और वो आप समझ ना पाए, वहीं पर गलती कर बैठे। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी क्वेश्चन की, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले जहां पर ज्यादा छोटा क्वेश्चन मिले, जहां पर ज्यादा आसान क्वेश्चन मिले, तो वहां पर एक बार पढ़िए जरूर, एक बार पूरा कंप्लीट ध्यान से। बाकी आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी वो तो आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन है एज 52% लेस देन बी। अच्छा, ए जो है बी से 25% 52% कम है, यानी बी को 100 भाग में डिवाइड किया जाए तो 52 कम है, तो ये 48 है। लेकिन मैंने कहा कि मैं तो रेशियो का यूज करने का आदत बन गया है, तो मैं तो करूंगा यूज रेशियो का। बोला गया है, देखिए अगर आसान हो जाता जरूरी नहीं कि रेशियो यूज करो, लेकिन मैं रेशियो बार बार यूज कर रहा हूं ताकि आपको भी रेशियो की आदत पड़ जाए। फिर आपको कौन आसान लगता है, रेशियो या 100, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि रेशियो जो होगा, चाहे परसेंटेज की वैल्यू इंटीजर में हो या आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट हो, हमेशा चलेगा, और 100 वाला हमेशा चलेगा। चलने का तो दोनों चलेगा, लेकिन आसानी के लिए रेशियो और परसेंटेज मतलब 100 के अकॉर्डिंग 100 और रेशियो के अकॉर्डिंग में से कौन बेहतर है, मैं कहूंगा रेशियो बेहतर है। क्यों बेहतर है, क्योंकि जो रेशियो का यूज होता है, अगर आपका वैल्यू पॉइंट वाला है, फ्रैक्शन वाला वैल्यू दिया गया 12.5%, 16.67%, तो वहां पर 100 के अकॉर्डिंग सोचने पर दिक्कत आती है, जबकि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचने पर आसान होता है। और अगर आपका इंटीजर में दिया गया है तो दोनों बेहतर होते हैं, 100 के अकॉर्डिंग भी और आपका फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी। तो मतलब जो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग है वो दोनों जगह एप्लीकेबल है, दोनों जगह आसान करता है, तो फ्रैक्शन का यूज अधिक करना चाहिए। और वो तो आपका माइंड खुद डिसाइड कर लेगा कि 100 या फ्रैक्शन कौन सा बेहतर है, लेकिन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा आपको मेहनत करना है। बाकी आपका दिमाग डिसाइड कर लेगा कि बेहतर कौन सा होगा, कैलकुलेशन कौन आसान करेगा, वो क्वेश्चन के वाइज पता चल जाएगा। 52% को अगर आप देखें तो 52% अगर आपको लगता है कि नहीं है इसमें क्या जरूरत है कि इसको फ्रैक्शन में बदले जब इतना आसान है, तो चलिए मैं भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर देता हूं। बोला गया है कि ए को बी से 52% कम, ए जो है ना वो बी से 52% कम है। मतलब अगर हम बी को 100 लेते हैं तो 52% कम, यानी ये कितना होगा 100 - 52 48। फिर आगे बोला गया है, मैंने भी ये 100 के अकॉर्डिंग कर लिया, वैसे तो करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। कितना अगर देखें तो 13/25 आएगा आपका। तो अगर हम देखें कि ये 25 होगा, 13/25 आएगा, क्या गलत तो नहीं कर रहा हूं, हाँ आएगा। 25 से 13 कम, यानी अगर ये 25 होगा तो 13 कम ये 12 होगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहें रेशियो के, तो ये भी आपका आंसर निकाल के आंसर देगा। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब नहीं आंसर आएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें या इसके अकॉर्डिंग, जो बेहतर लगे, चलिए दोनों के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। 100 है तो 48 है। अब बोला गया कि सी जो है ना वो 75% मतलब 3/4 बोला गया, एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है 52%, यानी 52, और उसका 3/4 मतलब 4 से डिवाइड किया 13, 13 3 39, यानी 39 आ गया। अब आप देखिए कि यहां से आ रहा है 48, 100 और 39। अब बोला गया कि सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, सी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो सी ए से कम कितना है, तो आप कहेंगे कि 48 से 39 कितना कम है, 9 कम है, किससे 48 से, कितना परसेंट इंटू 100। और अब यहां पे कैलकुलेट करें, 3 से 3 टाइम, 3 से 16 टाइम्स, 4 25 4 4, यानी 75/4 और डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट गया 18, कंप्लीट गया 18 अगर डिवाइड करें तो कंप्लीट जा रहा है कितना 18। 1/16 से भी आप कर सकते थे, और 3/16 है। अगर आप यहां से देखें तो 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, तो 3/16 इसका ट्रिपल होगा 18.75%। या अगर डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 18 3/4%, यानी आप इसको लिख सकते हैं 18.75%। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन में ऑप्शन हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। अच्छा, मेन पॉइंट तो ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं 9/48 मतलब 3/16, 1/16 6.25% होता है, तो 3/16 कितना होगा, उसका ट्रिपल होगा 18.75%। परसेंटेज टेबल याद है तो ये तरीका भी बेहतर हो जाता है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके निकालिए। अच्छा, मैंने कहा कि रेशियो के अकॉर्डिंग सोचे तो 100 के अकॉर्डिंग बता दिया, रेशियो के अकॉर्डिंग भी बता देते, क्वेश्चन आसान है इसलिए दोनों के तरीके बता देते हैं यहां पर।
अब ये मत कहना कि आसान है इसलिए दोनों तरीके बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट ये है कि आसान है मतलब आप दोनों तरीके से बेहतर है, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका भी बेहतर था 100 के अकॉर्डिंग और रेशियो भी बेहतर है, इसलिए दोनों तरीके की बात मैं कर रहा हूं। जैसे अगर आपसे देखा जाए, बोला जाए, पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग अगर चले, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो बोला गया 52% कम है ए बी से। 52% मतलब 13/25 किससे? बी से, यानी ए जो है बी से 25 इतना कम है, तो बी को हम 25 भाग में डिवाइड करें तो ए को उससे 13 कम कर दो तो कितना है? 12। ए कितना है? 12। कब? जब बी 25 है। इसके बाद बोला गया कि जो सी है वो दोनों के बीच जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 13। उससे कितना बोला गया कितना अधिक है? 13 या 12? कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं हो रही, देख सकते हैं। अब 52% कम है, 52% कम है यानी 25 से 13 कम है, और 13 कम है तो 12 है, ठीक है। और जो सी है ना, वो ए और बी का जो डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस जो कितना है, ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? ए और बी का जो डिफरेंस है 25 और 12 का डिफरेंस 13 है, उससे 3/4, कुछ गलत हो तो देख सकते हैं, 3/4 उसका 3/4 है, यानी 13×3 = 39/4 है, यानी ये 39/4 है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है, 39/4 है। तो C इज व्हाट परसेंट लेस देन A, तो C A से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, अगर आप देखें कि C A से कितना प्रतिशत कम है और ये सारे पॉइंट रेशियो के हैं, तो A और C में क्या रेशियो है? अगर आप देखें तो आप कहेंगे 39/4 है, 12 है, 12 A हो गया, तो C कितना होगा? 39/4। और अगर ये 4 है तो आप दोनों तरफ 4 से रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 ला करके यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल, यानी ये 48 आ गया, 39 आ गया, तो रिजल्ट आपका आ रहा है, देख सकते हैं 48 39 का डिफरेंस 9/48 × 100, और अब फिर से आपका रिजल्ट आ जाएगा 18.75%। तो दोनों तरीकों में से 100 इसमें बेहतर निकल गया। क्यों बेहतर निकला? क्योंकि सारी वैल्यू आपको इंटीजर में दी गई थी, इसलिए 100 के अकॉर्डिंग सोचना आसान हो गया, बट आपको रेशियो आना जरूर चाहिए, इसलिए मैंने रेशियो के अकॉर्डिंग भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, बड़ा सा क्वेश्चन है, शायद आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो थोड़ा लंबी कहानी है। क्वेश्चन है, माई सैलरी इन ₹24,693 पर मंथ, my salary is ₹24,693 per month. The salary of my brother is 10% greater than that of mine. The salary of my only sister is 9.09% greater than my only brother. The salary of my wife is 56 old 12/23% less than the total salary of my brother and sister together. Then the salary of my wife is, मेरी आय 24,693 रुपए प्रति महीना है, मेरे भाई की आय मुझसे 10% अधिक है, मेरी बहन की आय मेरे भाई की आय से 9.09% अधिक है, मेरी पत्नी की आय मेरे भाई और बहन दोनों की आय मिलाकर के जितना होगी उससे 56/12/23% कम है। तो बताइए मेरी वाइफ की, मेरी पत्नी की आय कितनी है? अच्छा, अब आप देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए मैंने कहा था ना कि जैसे ही बात आती है 100 हमेशा काम नहीं कर पाएगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा आपकी कैलकुलेशन को कम करने का प्रयास करता है। तो आप देखिए यहां पर पॉइंट यह है कि आपको यह पता होना चाहिए 9.09% जैसे ही बोला जाएगा वो आपका कितना होता है 1/11। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो वहां दिक्कत आ जाएगी। और कोई कैलकुलेशन 10% की बात की गई, 10% तो आसान होता है, उसे सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बात आती है 56 + 12/23 है, तो मैं लिख दे रहा हूं, एक्चुअली मेरे को लिखना था 56 होल 12/23%। अच्छा, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो आप ऐसे तो लिखेंगे 56 × 23 + 12/23 × 100, और कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा? अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 23 का 50 से मल्टीप्लाई करें 1150, और 23 का 6 2 138, और प्लस 12 यानी 8 2 10 10 13, यानी ऊपर आ गया 1300,
और नीचे जो आपका आ रहा है 23, तो 2300 यानी 13/23 आपका रिजल्ट आ गया। और 9.09% ये तो परसेंटेज टेबल है, आपको पहले से ही पता है। अच्छा, अब आप देखिए कि मेरी सैलरी के बारे में बात की गई है। मेरी सैलरी मतलब आई माइन या माई आई जो भी लिखना है। मैंने कहा मैं मतलब आई माइन, तो मैंने माइन भी लिख दिया, आई भी लिख दिया, क्योंकि यहां पर माइन भी यूज किया गया, आई भी यूज किया जाता है, कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद मेरे ब्रदर की बात की गई है, एक ब्रदर है मेरा, उसकी बात की गई है, एक सिस्टर है मेरी, उसकी बात की गई है, और एक वाइफ है मेरी, उसकी बात की गई है। अच्छा, अब आपसे देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिए कि बोला ये जा रहा है रेशियो में, जब तक मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब तक जरूरत ना हो कि ए बी का रेशियो दिया है, बीसी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो दिया है, तो ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, जब तक जरूरत नहीं उसके बिना काम चल जाता है तो उसको क्यों यूज करें। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेरी जो आय है कितना है, 24,693 रुपए। तो जो मेरी आय है वो है 24,693 रुपए प्रति महीना, प्रति मंथ, ₹24,693 पर मंथ बोला गया है। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, द सैलरी ऑफ माई ब्रदर इज 10% ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन। 10% का मतलब हुआ 1/10। तो मेरे भाई की सैलरी मुझसे 1/10 अधिक है। अच्छा, मेरी भाई की सैलरी कितना अधिक है, 1/10 अधिक है। किससे अधिक है, मुझसे अधिक है। यानी मेरी सैलरी को 10 भाग में डिवाइड किया जाए तो एक अधिक आप लिख सकते हैं कितना होगी, तब मेरे भाई की सैलरी, अगर मेरी सैलरी 10 होगी तो मेरी सैलरी जो होगी 10 होगी, तो मेरे भाई की सैलरी उसका 1/10 अधिक है, यानी 10 से 1 अधिक 11 होगी। इसके बाद अगर देखें कि दिस सैलरी ऑफ माई ओनली सिस्टर इज, मतलब एक ही बहन है, उसकी जो सैलरी है, मेरी सिस्टर की जो सैलरी है वो मेरे ओनली ब्रदर, मतलब एक ही भाई भी है, उस भाई से कितना अधिक है। इसकी बार बोला गया अधिक है, कितना अधिक है, 1/11। और मेरे भाई की सैलरी कितनी यहां पर आ चुके हैं, 11, यानी 11 का 1/11 कितना आएगा, 1, और 1 अधिक है तो कितना हो गई, मेरी सिस्टर की सैलरी 12। यानी अगर मेरी सैलरी 10 हुई तो मेरे भाई की सैलरी जो केवल एक सिंगल, मतलब मेरा एक भाई है अलग, मतलब क्या है, कहीं कंफ्यूज मत होइए, ओनली ब्रदर ओनली सिस्टर की बात की गई, मतलब इसके अलावा कोई और भाई नहीं है और इसके अलावा कोई और सिस्टर नहीं है कि रिलेशन कहीं और निकाल दो, कहीं गड़बड़ मत कर दो कि मेरे भाई की सैलरी से ये 11.11% अधिक है, नहीं 9.09% अधिक है। तो कौन से वाले भाई से, तो आपको पता होना चाहिए कि ओनली ब्रदर लिख दिया गया, मतलब केवल एक ही भाई है मेरा। तो अब इससे क्या दिक्कत नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे देखिए, उसके बाद बोला गया है द सैलरी ऑफ माय वाइफ इज, जो भी दिया गया है 56 और 12/23% लेस देन द टोटल सैलरी ऑफ माय ब्रदर एंड सिस्टर टुगेदर। अच्छा, मेरे भाई और मेरे सिस्टर की जो सैलरी मिला करके होगी कितना होगी, अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखें 23 होगी। उससे कम है किसकी सैलरी, मेरी वाइफ की सैलरी कितना कम है, 13/23। कैलकुलेट करके देखा था परसेंटेज को, 13/23 यानी कितना कम हो गई, 13 कम हो गई। 13/23 मतलब 13 कम हो जाएगी, तो 13 कम कर दो, 23 से 13 गया कम हुआ तो कितना बचा, 10। अब आपसे बोला गया है द सैलरी ऑफ माय वाइफ इज 56 और 2/3%, 56 और 12/23% लेस देन द टोटल सैलरी ऑफ माय ब्रदर एंड सिस्टर टुगेदर। अब बोला गया देन द सैलरी ऑफ माय वाइफ इज, तो मेरी वाइफ की सैलरी कितनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको यहां और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 10 रेशियो की वैल्यू इतना है, तो 10 रेशियो ही तो मेरे वाइफ की भी सैलरी है। रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो आपका आंसर आ जाएगा कि मेरी वाइफ की सैलरी कितना होगी, 24,693 रुपीज पर मंथ। ये आपके रिजल्ट आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोगों ने जो रेशियो का यूज था वो करना सीखा। और रेशियो का यूज करना मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि मैं वो रेशियो का जो तरीका होता है, ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दिया और ए बी सी डी का रेशियो निकालने का जो तरीका होता है वो मैंने कहीं पर भी बताने की कोशिश की, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी तो मैंने बताया ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता तो मैं जरूर बताता, मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया ही नहीं है क्योंकि मैं रेशियो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करिए और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में जरूरत ना हो जिस चीज की, उसको बार बार यूज करके अपनी कैलकुलेशन को लेंदी मत बनाइए।
ध्यान इस बात का रखना है कि जब तक अगर आपका माइंड कैलकुलेट करके आसान कर देता है तब तक बहुत ज्यादा फॉर्मूले या बहुत ज्यादा तरीके को अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो चीज आसान हो उसके लिए आसान तरीका ही अप्लाई करो, जब तक की जरूरत ना हो उसके लिए वो तरीके जो कि रेशियो में पढ़ाए जाते हैं और आप पढ़ेंगे उनका यूज न करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।